हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, कल संडे है और कल 28 मई है और जो लोग 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सभी का एग्जाम होगा। आई एम वेरी श्योर आप में से तो नहीं शायद कोई देख रहा होगा, पर आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं अगले साल देंगे। इसी मतलब जो अपना प्रीलिम्स होगा एक साल बाद देंगे, राइट। तो डेफिनेटली देखो, एक तो चीज़ हमें क्या सीखनी है, जो भी कल एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, तो उससे हमें थोड़ा देखना है कि कैसा एग्ज़ाम आता है इस बार का। तो कहीं न कहीं वहाँ से आपको कुछ इनसाइट्स लेने होंगे कि 2024 के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अगले 1 साल को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? अगर कोई 2023 वाला सुन रहा है तो डेफिनिटली ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। पर जो 2024 के हैं ना, उनको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से बहुत सारी इनसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बट मेक श्योर कि आप भी इस चीज़ को अच्छे से देखें। एट द सेम टाइम आपके पास देखो एग्ज़ैक्टली अब 1 साल है, ठीक है? पूरा 1 साल है आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जो 2024 का अटेम्प्ट लिखेंगे। तो मेक श्योर कि आप ऐसा इंश्योर करें कि जो 1 साल है ना, इसको पूरा अपना बेस्ट दे दो, ठीक है ना? देखो, कहने का मीनिंग क्या, इसको जो हम कहते हैं ना कि पंचवर्षीय योजना, ये मत बनाओ। आप बस ये सोच के चलो कि 2024 मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, मतलब जो भी आपका अटेम्प्ट है नेक्स्ट, उसको मैं आखिरी अटेम्प्ट बनाऊँगा एंड पूरा अच्छे से परफ़ॉर्म करूँगा, ठीक है ना? तो नीचे मुझे आप बताना, ठीक है? आपका अपने साथ भी वादा है, आपका मेरे साथ भी वादा है कि 1 साल आप लोग और आपके साथ-साथ मैं भी आपके साथ ना डेली आऊँगा, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि आपका अच्छे से रैंक आए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। चलिए साथ स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का हमारा रिज़ल्ट्स आप सभी को बहुत ही सुनकर अच्छा होगा कि 250 से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स थे, जो हमारे ओनली एज़ कम्युनिटी मेंबर्स रहे हैं एंड इन सभी ने, मतलब ज़्यादातर इनमें से सभी स्टूडेंट्स ने एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, प्रीलिम बूस्टर हो गया, आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं, इवन जो कंटेंट है ना हमारा, उड़ान हो गया, प्रहार हो गया, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने इसको रेफ़र किया है एंड साथ ही साथ ओवरऑल भी अगर आप नोटिस करोगे, तो इसका उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इनको भी अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? इनकी काफ़ी लोगों की स्ट्रैटेजीज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, तो मेक श्योर आप उनको भी वॉच कीजिए ताकि आपको ये हेल्प करे। साथ ही साथ कुछ प्रीलिम्स की रिवीजन वीडियोज़ भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जैसा कि ऑल इंडिया रैंक 98 या बाकी और कैंडिडेट्स ने भी बताया है, तो मेक श्योर कि आप इन पर्टिकुलर वीडियोज़ को भी गो थ्रू कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको भी सजेस्ट कीजिए। चलिए डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक डिस्कशन करनी है विद रिगार्ड्स टू IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनके द्वारा बात करी गई है। अब उसको समझना हमें ज़रूरी है, बट उससे पहले हमें 2 वर्ड्स को जानना ज़रूरी है। देखो, एक वर्ड होता है हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। समझने की कोशिश करना पेनिट्रेशन का मतलब क्या है। एग्जाम में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है ये। देखो, जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, इसका मीनिंग होता है कि आप कितना इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपका प्रीमियम क्या है अकॉर्डिंग टू द जीडीपी। गेटिंग द पॉइंट? आप जानते हो ना, जब आप इंश्योरेंस लेते हो, मान लो आप किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवा रहे हो, अपने घर की इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी की इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, आप कुछ कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करते हो ना, तो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम आपने देखा और नीचे आपने देखा डिनोमिनेटर के अंदर कि कितनी देश की जीडीपी है। तो जीडीपी को हमने, मतलब जीडीपी के परसेंटेज टर्म्स में हमने देखा कि प्रीमियम कितना ज़्यादा है। अब खुद सोचो, अगर जैसे इंडिया जैसा देश है तो हमारी जीडीपी ठीक ठाक है, पर इंडिया में ना लोग ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करते। कहने का मतलब क्या, वो ज़्यादा इंश्योरेंस लेते नहीं है। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, वो काफ़ी कम हमें देखने को मिल जाता है। दरअसल में परसेंटेज की तरफ आता है, तो आप फॉर्मूला उस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो समझ आनी चाहिए कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि इंश्योरेंस प्रीमियम एज कंपेयर टू इट्स जीडीपी। अब इंडिया केस में काफ़ी कम है। दूसरा आपको वर्ड यहाँ पे एक और समझना है। सर, दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड आता है आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है सर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि टोटल प्रीमियम कितना पे किया गया, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का भी, इंश्योरेंस डेंसिटी के अंदर आप पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हो। अब इंडिया में देखो क्या है, इंडिया में ये भी कम है, इंश्योरेंस डेंसिटी भी कम है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, पर हम प्रीमियम बहुत ही कम पे करते हैं। तो ये दो वर्ड्स को आपको, इनके फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं। अब हमारी गवर्नमेंट की क्या कोशिश है, या रदर आई शुड से IRDA, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका फोकस है कि कहीं न कहीं जो इंडिया में खराब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, हम इसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। और इसी वजह से इन्होंने ना कुछ चीज़ें बताई हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। दरअसल में इन्होंने बात करी है बीमा ट्रिनिटी की। सर, ये बीमा ट्रिनिटी के अंदर क्या आ गया? देखो, बीमा का मतलब तो आप जान गए, इंश्योरेंस हो गया। ट्रिनिटी मतलब 3 चीज़ें। सर, ये 3 चीज़ें हैं क्या? दरअसल मैंने लिखी हैं आगे, पर मैं आपको बताता हूँ तीनों चीज़ें क्या हैं। एक ना, यहाँ पर बात करी गई है आपके सुगम प्लेटफ़ॉर्म की। बीमा सुगम करके
एक प्लेटफॉर्म बनेगा। अच्छा सर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा? देखो जैसे आप एक कस्टमर हो, अब बीइंग अ कस्टमर बहुत मुश्किल होता है ना कि कौन सी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, कैसे कैसे वहाँ पे सामने कैसे मतलब आप कैसे क्लेम्स वगैरह को कैसे सेटल करोगे। तो ये सारी चीज़ें अगर सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो जाए और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके जितने भी इंश्योरर हो गया, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, वो सारे इंटीग्रेट हो जाएं, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को हेल्प करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल करेगा। तो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है। तो जो ट्रिनिटी की मैं बात कर रहा था ना, बीमा ट्रिनिटी, उसका एक कंपोनेंट है ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। ठीक है सर, उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या? बीमा विस्तार। विस्तार का मतलब क्या होता है? बीमा का तो मतलब चलो इंश्योरेंस हो गया, विस्तार मतलब उसको आप मतलब उसको विस्तार करना, जैसे उसको एक्सपेंड करना है कि नहीं? तो विस्तार का मतलब ये होता है। सर पर यहाँ पर विस्तार का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपको ना सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ही अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो वो भी इंक्लूड कर लिया। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना है तो वो भी एक एक कंपोनेंट में आ गया। आपको कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको करना है, तो वो भी यहीं आ गया। तो बीमा विस्तार के अंदर पता क्या हुआ? एक ही बंडल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्लब कर दिया गया, और ऐसे क्लब किया गया कि आपको उनके बेनिफिट्स भी मिल पाए। एंड साथ ही साथ जब कोई क्लेम आएगा ना, तो अगर कोई जेन्युइन क्लेम है तो उसको आप आसानी से प्राप्त कर पाओ। ये हो गया आपका दूसरा कंपोनेंट। उसी तरह से यहाँ पर ना थोड़ा वुमेन की रिगार्डिंग भी बात करी गई है। सर वुमेन के रिगार्डिंग क्या बात करी गई है? वुमेन के रिगार्डिंग ये है कि हमारे पास होंगे क्या? बीमा वाहक। वाहक का मतलब क्या होता है? कैरियर। तो वाहक जो होंगे ना, बीमा वाहक, वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा के थ्रू लोगों तक, घरों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इंश्योरेंस लेना आपके लिए क्यों अच्छा है। इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है जब आपका सिचुएशन खराब होती है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स थे। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और भी बेनिफिट्स हैं कि मान लो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस दी, साथ में आपको योगा क्लास को भी बंडल कर दिया, तो योगा क्लासेस भी आप जाइए। तो इस तरह के कुछ वैल्यू एडेड फीचर्स और भी दिए जा सकते हैं। ये सारी यहाँ पे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो ये सारी बातें मैंने ना यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना? और इससे देखो कहीं ना कहीं ये इतनी सारी जो चीजें होंगी, जो पोर्टल बनेगा, जो वाहक आएंगे, उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ जॉब्स आएंगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो ग्रो करेंगी अप टू 1.2 करोड़। तो आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। तो कोशिश यही है कहीं ना कहीं हम लोगों तक पहुंचाएं, अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल हो पाए इंश्योरेंस सबको। तो ग्राम पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, स्टेट लेवल अप्रोच, ये सारी अप्रोच हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये बीमा ट्रिनिटी मैंने आपको समझा दिया, तीन कंपोनेंट्स है इसके। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म आप समझ गए होंगे। बीमा विस्तार के बारे में हम जान चुके हैं। एंड साथ ही साथ बीमा वाहक जो कैरियर होते हैं उनके बारे में भी हमने समझ लिया। तो आई होप ये जो न्यूज़ में था ना कि क्या चल क्या रहा है, वो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ना इल्डा की यहाँ पे बात हुई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो ये क्या है, आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कहने का मीनिंग क्या? एक एक्ट पास किया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जुरिस्डिक्शन के अंदर। ताकि काम क्या है इसका? इसका काम देखो यही है, ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हम ग्रो कैसे करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे मेरे और आपके जैसे जिन्होंने इंश्योरेंस मान लो ले रखी है, उनके इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हों। ऐसा तो नहीं कि मान लो हम प्रीमियम भरते गए और जब कहीं ना कहीं क्लेम करने की बारी आई, कुछ नुकसान हो गया हमारा, तो सामने वाला हमें पैसा दे ही नहीं रहा। ये चीजें नहीं ना होनी चाहिए। तो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। कुछ मान लो कल को कुछ डिस्प्यूट आ गया, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना हो गया, ठीक है, रेगुलेशन हो गया, फंड्स का इन्वेस्टमेंट कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये सारे काम इल्डा ही करता है। ये एक तरह की 10 मेंबर्ड बॉडी है, जहां पर आपको एक चेयरमैन हो गया, 5 फुल टाइम मेंबर्स हो गया और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करता है? हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, काम देखो हमने समझ लिया कैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। ये काफी ना जनरलाइज पॉइंट होते हैं, कहीं ना कहीं कैसे इंश्योर करें कि सारा कुछ रेगुलेशन अच्छे से हो, सेटलमेंट अच्छे से हो, कोई क्लेम्स हो तो उनको जेन्युइन क्लेम्स उनको सेटल किए जाएं, ट्रांसपेरेंसी हो पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है ना? तो काफी जनरल पॉइंट्स हैं। आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कई बार मान लो स्टैंडर्ड्स इनएडुकेट है, वहां पर प्रॉपर एक्शन लेना हो गया, रेगुलेशन कितनी करनी है, ये सारे पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू इरडा हमें देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ITF, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो अभी क्या हुआ ना, जो लिप्जिग जर्मनी के अंदर ITF के मतलब अंदर हमें क्या देखने को मिला? अलग अलग कंट्रीज के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हमें यहाँ देखने को मिले। सर कितने कंट्रीज के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? तो हमें 64 मेंबर कंट्रीज के हमें मिनिस्टर्स देखने को मिले। तो सर इन 64 कंट्रीज में क्या इंडिया भी है? द आंसर इज यस।
इंडिया के भी यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो इंडिया भी यहाँ पर ITF का मेंबर हम कह सकते हैं। इसकी थीम क्या थी? थीम यही थी कि ट्रांसपोर्ट एनेबलिंग सस्टेनेबल इकोनॉमीज। मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फोकस क्या है हमारा, कहीं ना कहीं हम क्या चाहते हैं कि भैया हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो पोल्यूट ना हो, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहे, ग्रीन रहे, यही तो हमारा काम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जानते हो हमने पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है, ठीक है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आपको पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बारे में। तो इसके गोल्स भी तो हमने अचीव करने हैं, बिल्कुल करने हैं। पर अगर आप खुद देखो, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो होगा क्या? क्या हम पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो हम कैसे अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, ये इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिला। तो प्रेसिडेंट कौन था यहाँ पे? यूके था। पर समिट कहाँ हुआ है? लेप्जिग जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ थे इनके द्वारा एक रिपोर्ट ITF ट्रांसपोर्ट आउटलुक की रिलीज करी गई। इसी रिपोर्ट में इसकी रिगार्डिंग बात करी गई है। बात करें देखो ITF की इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, 66 मेंबर कंट्रीज हमें देखने को मिल जाएंगी। एक तरह का थिंक टैंक है। यहाँ पर आप नोटिस करना कि यहाँ ना रोल थोड़ा OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी आ जाता है। अब होता क्या है, ये जो ITF है ना, इसको थोड़ा इंटीग्रेटेड जरूर है OECD के साथ, पर अपने आप में ये पूरा ऑटोनमसली काम करता है। गेटिंग द पॉइंट? पॉलिटिकली ये ऑटोनमस है पूरी तरह से, पर ये इंटीग्रेटेड जरूर है OECD के साथ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये एकमात्र ऐसी ग्लोबल बॉडी है जो कि सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मोड्स को कवर करती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। बाकी मिशन तो हम समझ ही गए, कैसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बनाते हुए हमें कहीं ना कहीं रोल ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है ग्रोथ के अंदर उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको समझना, ये हमें बातें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अभी एक कैंपेन लॉन्च हुआ है इसके लिए, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने के लिए। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? गोवा के अंदर। देखो होता क्या है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? देखो फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो, मान लो कोई एरिया है, वहाँ पर अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। अब हमें क्या इंश्योर करना है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उनके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी हो, वहाँ कौन सी ब्रीड्स ऑफ एनिमल देखने को मिल जाते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और अलग अलग तरह की कैसी बायोडाइवर्सिटी है। फिर साथ ही साथ उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कैसे प्रिजर्व कर पाएंगे, ये सारा इनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमें इन जो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर ना हमें ना एक तरह का लोकल नॉलेज जो होती है उसको हम ढंग से यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं यूजिंग दीज PBR यानी कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो पूरा नॉलेज हो गया, परसेप्शन लोगों का कैसा है उसके रिगार्डिंग ये सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाती है। साथ में ही कौन सी स्पीशीज रेयर्ड है, कोई कौन सी इंडेंजर्ड है, ये भी पता लगता रहता है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेक्रेड ग्रोव्स। अब जो सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? देखो सेक्रेड ग्रोव्स कुछ नहीं, जैसे मान लो आप ना ट्रीज की बात करते हो कई बार, ठीक है ना। अब कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं या फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस जिनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो उनके कल्चर का ही पार्ट होता है कि हमें इस पर्टिकुलर ट्री को या फिर इस पर्टिकुलर जो सेक्रेड ग्रोव्स है, अलग अलग जो फॉरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि उनको वर्शिप करते हैं उनको। तो इस तरह के सेक्रेड ग्रोव्स हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाते हैं। इन सेक्रेड ग्रोव्स की मदद से कहीं ना कहीं जो रेयर स्पीशीज होती हैं हमें प्लांट्स की, ठीक है ना, और जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स उस एरिया में देखने को मिलते हैं, इन सभी की प्रोटेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो डेफिनेटली PBR का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके साथ ही अगर आप जानते होंगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है हमारा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। इसके अंतर्गत हमने क्या बनाई है? BMCs बनाई है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। अब इनका काम क्या होगा? इनका काम यही है कि कैसे हम ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, उनका कैसे सस्टेनेबल यूज करना है। ये सारे काम किसके आते हैं? बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी सॉरी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप नोटिस कर सकते हो। 2,67,000 के करीब करीब हम यहाँ पे PBR देखने को मिल जाते हैं इस तरह के रजिस्टर, जो कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी द्वारा बनाए गए हैं। फोकस यही है कि जो भी इंडिया की रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हम प्रिजर्व कर पाएँ, उसको डॉक्यूमेंट कर पाएँ, ताकि इसकी तरफ हम अच्छे से कदम बढ़ा पाएँ, राइट। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एम्बर ग्रीस। देखो ये वाली जो न्यूज़ है ना थोड़ी 2-3 दिन पुरानी हो गई है, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली नोट करके रखी हुई थी कि मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ा समझा देता हूँ एम्बर ग्रीस होता क्या है। देखो जब हम बात करते हैं ना एम्बर ग्रीस की, तो ऐसा बोला जाता है कि ये ना एक स्पर्म वेल का एक प्रोडक्ट है। हालांकि कुछ लोग थोड़ा इसको अलग मानते हैं, थोड़ा अलग अलग इसके पीछे की थ्योरीज हैं कि कैसे ये बनता है। पर ये बहुत ही ना एक्सपेंसिव होता है। कहने का मीनिंग क्या? ये जनरली ना 1-1 किलो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ये देखने को मिलता है। पर सर ये होता क्या है एम्बर ग्रीस? देखो एम्बर ग्रीस ना, इनको ना आप ग्रे एम्बर भी बोलते हो, ठीक है ना। इसको आप वेल का ना वॉमिट भी बोला जाता है कई बार। कहने का मीनिंग क्या?
ये होता है एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस जो कि स्पर्म वेल्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर हमें प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाता है। कहने का मीनिंग क्या, जो उनकी इंटेस्टाइन्स होती है ना, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। फिर जैसे मान लो वेल ने वॉमिट किया तो कई बार वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो अलग-अलग थ्योरीज हैं कुछ इसके रिगार्डिंग, कुछ यहाँ पर कई बार ना हमें इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार समुद्र के अंदर हमें ये फ्लोट करता हुआ देखने को मिल जाता है और ये इतना एक्सपेंसिव होता है कि 1 किलो ही आपको 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह से देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इसका इस वजह से इसको गोल्ड भी बोला जाता है, फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बट इतना एक्सपेंसिव है और इस तरह से मतलब कहाँ यूज़ कहाँ करते हैं इसको? देखो मेजर जो इसका यूज़ है ना, कहीं न कहीं इसका यूज़ होता है आपका परफ्यूम की मार्केट के अंदर। कुछ बहुत ही फेमस मतलब ना फ्रेग्रेंसेस होती हैं, जैसे मस्क की स्मेल हो गया, ठीक है ना? उसको प्रोड्यूस करने के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ध्यान रखना जो स्पर्म व्हेल होती है, वो अलग-अलग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सेफलोपॉड्स को ईट करती है, जैसे स्क्विड हो गया, कटल फिश हो गया एंड इसके अंदर ही साथ नोटिस करो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, सच एज़ बीक्स हो गया, पेन्स हो गया, ये सारे डाइजेस्ट नहीं होते, उनको वॉमिट करते हैं। तो इसलिए एम्बरग्रिस को क्या बोलते हैं, कई बार व्हेल वॉमिट भी बोलते हैं। मैं फिर से बता दूँ, इसकी अलग-अलग थ्योरीज़ हैं, मतलब कि एम्बरग्रिस कैसे बना, कैसे नहीं बना, ठीक है? हमें उन थ्योरीज़ में नहीं जाना, पर डेफिनिटली हमें पता लग गया कि थोड़ा इसको हम व्हेल वॉमिट के साथ भी लिंक करते हैं एंड फ्लोटिंग गोल्ड भी इसको बोला जाता है और कई बार इसको डिस्कवर किया जाता है वहाँ पे फ्लोट करता हुआ। साथ में ही ना जब स्पर्म व्हेल उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके स्टमक पर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कहाँ-कहाँ पे आखिर इसको हम यूज़ करते हैं। अब सर न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो डीआरआई है ना, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसने एक स्मगलिंग जो रैकेट था इसका उसको बस्ट किया है एंड काफ़ी यहाँ पे एम्बरग्रिस उन्होंने यहाँ पे कैच किया है एट द ट्यूटिकोरिन कोस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा-सा और देख लो, ये सेंट वगैरह तो हमने देख ही लिया। अगर आप इसके देखो कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो आईयूसीएन स्टेटस इसका हमें वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर है और उसके साथ ही साथ डब्ल्यूपीए के अंदर हमें शेड्यूल 2 में देखने को मिल जाएगा। साथ में ही ठीक है, इनकी हैबिटेट अगर आप नोटिस करना चाहो तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं और ये लार्जेस्ट ऑफ टूथ्ड व्हेल्स हैं जो कि हमें डीप वाटर्स ऑफ वर्ल्ड ओशन में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू एम्बरग्रिस। तो आई होप आप एम्बरग्रिस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्सोलॉट्स, ठीक है ना? थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ना काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ करी जा रही हैं। डिस्कवरीज़ क्यों करी जा रही हैं? देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तरह के क्या होते हैं, एम्फीबियंस है, ठीक है ना? जब मैं बात करता हूँ एक्सोलॉट्स की। अब फ़ोकस पता क्या है? दरअसल में क्या है ना, ये जो एम्फीबियंस की मैं बात करता हूँ, ये लिज़ार्ड लाइक एम्फीबियंस होते हैं, सैलामेंडर स्पीशीज़ के होते हैं। तो यहाँ पर ना इनके पास एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, बहुत ही एक अलग एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? देखो कई बार ना इनके कुछ बॉडी पार्ट्स मान लो खत्म हो गया, कुछ बॉडी पार्ट है नहीं इनका, तो वो उसको वो रीजनरेट कर लेते हैं। समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो अपने आप से इनकी ना बॉडी वापस से वापस रीजनरेट होती रहती है। तो ये जो रिसर्चर्स हैं वो उसी चीज़ के अंदर देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी रीजनरेटिव पावर है, ये कैसे ये चीज़ को कहीं न कहीं रीजनरेट कर पा रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे हमारे जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। अब ध्यान में रखना, ये जो हम बात करते हैं ना, ये जो सैलामेंडर या लिज़ार्ड लाइक एम्फिबियंस की, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर ऑफ लेक, ये पर्टिकुलर लेक हो गया और ये लेक चालको हो गया इन द वैली ऑफ मेक्सिको। सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये ओनली वर्ड भी है यहाँ पे, तो मेक श्योर इसका आप ध्यान रखिएगा, वरना हम इसको अक्सर गलत मार्क कर देते हैं, पर नहीं, ये आपको सिर्फ यहीं देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसको मैक्सिकन सैलामेंडर हो गया, मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ज़्यादातर अपनी जो पूरी लाइफ है वो अंडर वाटर ही स्पेंड करते हैं। ऑल्दो मैंने जैसे बताया ना, ये होते एम्फीबियन हैं, ये ऊपर भी सर्वाइव कर जाएंगे, पर ये अपनी पूरी ज़िंदगी नीचे ही सर्वाइव करते हैं, अंडर वाटर ही सर्वाइव करते हैं। एक्चुअल में है क्या ना कि आजकल ना ये वाइल्ड के अंदर जिसको बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये वो चीज़ हो चुकी है। तो इनको यहाँ पे अंडर वाटर ही रखा गया है इस पर्टिकुलर जगह के अंदर। तो हैं ये एम्फीबियन, पर ये अपनी लाइफ को अंडर वाटर ही स्पेंड करते हैं। कुछ छोटी फिशेस हो गया, छोटे वॉर्म्स हो गया, उनको ये खाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि फेमस इसीलिए हैं कि वो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को अपने रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे बॉडी टिश्यू डैमेज हो गया, स्किन मसल डैमेज हो गया, तो उनको रीजनरेट कर सकते हैं। साथ में इनको आईयूसीएन स्टेटस क्या, इनका क्रिटिकल इंडेंजर है और इनके पास एबिलिटी होती है लंग्स, गिल्स हो गया, इसके थ्रू ब्रीथ करने की, और वो अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन थ्रू आउट द स्किन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू दीम, जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए थे। गेटिंग द पॉइंट? अब देखो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्यूबिट के रिगार्डिंग, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगर आपको बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक भी पढ़ी है तो आप जानते हो कि हमने ये बिल्कुल ये
क्वांटम कंप्यूटिंग से लिंक्ड है। और वैसे भी यहाँ पे आप नोटिस करो ना, क्यू वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं वहाँ से हिंट भी मिलता है कि हाँ जी देखो ये क्यू क्वांटम कंप्यूटिंग से ही लिंक करना चाहिए होगा। और ये 2022 का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इस तरह की इजी क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। अब आज जो हमने डिस्कशन किया, इनके बेसिस के ऊपर आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पाँचों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन-सा ट्रू है, कौन-सा फॉल्स है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। देखो, हमने बात करी थी प्रत्यूष की, तो प्रत्यूष जैसे आप जानते हो ना, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना? पर ये कह रहा है कि इसको एस्टैब्लिश है एट NCMRWF, क्या नोएडा के अंदर है? द आंसर इज़ फॉल्स। देखो, जो दरअसल में जो प्रत्यूष है ना, वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, पुणे के अंदर। वेयर एज़ जब मैं बात करता था मिहिर की, तो मिहिर जो है ना, उसको रखा गया है यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। दूसरा, सेंगोल की बात करें तो हमने अच्छे से डिटेल में समझा था, इसकी पूरी स्टोरी भी समझी थी। तो वहाँ पर आपने देखा था यार, मौर्यन एम्पायर की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ तो हम चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी। थर्ड, हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो क्या ये लिटरेरी अवार्ड है और लास्ट ईयर ये इन्हीं को मिला था? ये बात बिल्कुल करेक्ट है, कल हमने इसको भी अच्छे से समझा था। चौथा, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या राजस्थान के अंदर है? यस। क्या ये जिब्बी की पॉपुलेशन के लिए है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की? नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए तो कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिलता है ना। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये फेमस किसके लिए है? काले हिरन के लिए, जो आपका ब्लैक बक होता है उसके लिए फेमस है ना, जिसको बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान को सेक्रेड मानती है। तो इस वजह से चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। पांचवें की बात करें, लेदर बैक टर्टल क्या यूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है? ये बात यहाँ पर बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गए कल के क्वेश्चंस के आंसर। उसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ में ही आपका जो भी मैंने बताया ना कि आपको अब 1 साल है, जो जो लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वादा करो कि अच्छे से 1 साल को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, अपना बेस्ट दोगे इस साल को, और जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसको आप अच्छे से अपना बेस्ट देते हुए उसको क्लियर करोगे। गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए, ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। गुड बाय एंड गुड लक।